नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीज़ फाइनेंसिंग के बारे में। लीज़ आप सभी जानते होंगे, इसको हम हिंदी भाषा में, शुद्ध हिंदी भाषा में कहते हैं पट्टा। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसके फ़ायदे नुकसान, मेरिट्स डिमेरिट्स, और इसके अलावा जिसके कितने प्रकार हैं, फॉर्म्स ऑफ द लीसेस या फिर टाइप्स ऑफ द लीसेस। और लास्ट में थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसका ओरिजिन बताऊंगा, इंडिया में लीजिंग की स्टार्ट कैसे हुई है, और थोड़ा सा वहाँ पर बताऊंगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, लेकिन आपको जानना जरूरी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के वीडियोज़ में हमने बहुत सारे यूनिट कवर कर लिए हैं। ये हमारी यूनिट जो चल रही है वो बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस फाइनेंस की यूनिट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की यूनिट है। मतलब दोनों एक ही नाम है, पहले इसका नाम था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब इसका नाम हो गया है बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है, सब्जेक्ट पूरा सिलेबस वही है। इससे पहले की वीडियोज़ में हम बिजनेस एनवायरनमेंट, एचआरएम, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इन सभी की वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाइए, यूनिट वाइज मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं जो भी आपको यूनिट पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीज़ होता क्या है। लीज़, देखिए, लीज़ एक तरह का एग्रीमेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एग्रीमेंट होता है कि यहाँ पर दो पार्टीज होती हैं, एक होता है लेसर, एक होता है लेसी। लेसर का मतलब है जिसकी असेट है, जिसके पास असेट है, जो ओनर है असेट का, वो आपका हो जाएगा लेसर। ठीक है, और जिसको वो असेट इस्तेमाल करनी है, वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, वो हो जाएगा लेसी। ठीक है, तो यही है। और इस्तेमाल करने के लिए क्यों दे रहा है, क्योंकि उसको उस पर रेंट मिलेगा। ठीक, मतलब पेमेंट मिलेगा उसका। जैसे ये आपका लेसर है, जो ओनर है। ठीक है, और ये है प्रॉपर्टी, ये ओनर की प्रॉपर्टी है। ये ओनर की प्रॉपर्टी जो है चली जाएगी लेसी के पास में। ठीक है, लेसी के पास प्रॉपर्टी चलेगी, वो उसको इस्तेमाल करेगा, यूज़ करेगा, लेसी यूज़ करेगा इस प्रॉपर्टी को अब, और इसके बदले में लेसी इसको पेमेंट देगा, रेंट देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लीज रेंटल। बस यही है यहाँ पर। तो ये लेसर, लेसी और लीज रेंटल का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, बहुत सिंपल है। अब इसमें होता है क्या, क्या देखिए, टिपिकल लीज एग्रीमेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ड्यूरेशन होता है। ड्यूरेशन मतलब है कि आप इस प्रॉपर्टी को कब तक इस्तेमाल करोगे, कितने दिन तक इस्तेमाल करोगे। ड्यूरेशन क्या है इसकी, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। महीनों में भी हो सकती है, दिन में भी हो सकती है, और घंटों में भी हो सकती है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए तो कई साल हो सकते हैं, 10-15 साल भी हो सकती है। ठीक है, तो इस डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी कैसी है वो। ठीक है, इसके अलावा लीज रेंटल, लीज रेंट या लीज रेंटल वही बात है, जो इसका किराया है। ठीक है, वो कितना है। ठीक, कितना मतलब किराया किस हिसाब से होगा, मंथली होगा, क्वार्टरली होगा, ईयरली होगा, तो ये भी चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं। मतलब आपका जो पूरा एग्रीमेंट है उसमें सब कुछ लिखा होगा। ये एग्रीमेंट जैसे जो साइन करते हैं ये लोग, दोनों दोनों लोग एग्रीमेंट को साइन करेंगे, उस पर सब कुछ ये चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है, इसके बाद अल्टरनेटिव्स टू एट टर्मिनेशन। ये टर्मिनेशन मतलब होता है कि जब आपका पूरा जो एग्रीमेंट है वो समाप्त होगा, टर्मिनेट होगा, ख़त्म होगा, तो वहाँ पर कौन कौन से उपचार हो सकते हैं। ठीक है, कई बार हो सकता है कि यहाँ पर लिख दिया गया है कि आप जिस दिन हमारा ये लीज रेंटल ख़त्म हो रहा है उस दिन आप इसको रिन्यू नहीं करा सकते हो, या फिर रिन्यू करा सकते हो। मान लीजिए उस असेट की ज़रूरत है, अभी भी उसको पड़ रही है, जो लेसी है उसको अभी भी ज़रूरत है उसकी, तो वो ऐसा एक क्लॉज जोड़ सकता है कि उसमें उसको रिन्यू हो जाए तुरंत। ठीक, तो ये भी मुझसे हो सकता है, अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एग्रीमेंट में, वो होनी चाहिए यहाँ पर टैक्सेस के बारे में। क्या कहा जाएगा, मतलब टैक्स कौन भरेगा, टैक्सेस कौन कलेक्ट करेगा, मतलब कौन चुकाएगा गवर्नमेंट को, उसके ऊपर टैक्स जो लगता है। इंश्योरेंस का जो पेमेंट है वो कौन करेगा, मेंटेनेंस कौन करेगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है, ये आपके एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और जो प्रॉपर्टी है उसकी जो कैटेगरी है, मतलब प्रॉपर्टी कैसी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ये चीज़ें। ठीक, तो ये चीज़ है। और अर्ली टर्मिनेशन जो हो सकता है, इसके बारे में भी लिखा हो सकता है कि क्या समय से पहले, या जैसे कि 10 साल के लिए हम लीज़ पे कोई सामान लिया है हमने, मतलब कोई सामान, क्या कोई प्रॉपर्टी ली है, तो क्या हम उसको 5 साल में, 10 साल, 5 साल में, 6 साल में उसको तोड़ सकते हैं वो एग्रीमेंट। तो ऐसा भी लिखा हो सकता है उसमें कि पहले तोड़ा जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो ये चीज़ें, तो ये शर्तें सारी होनी चाहिए उसमें, लिखी होती हैं। ठीक है, इनके ऊपर डिस्कशन होता है, तब जाके आपका पूरा एग्रीमेंट बनता है और उस पर दोनों साइन करते हैं। तो ये जो है एक एग्रीमेंट के अंदर ये इसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको लीज़ का मतलब थोड़ा समझ में आ गया होगा। सिंपल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक, इसके बाद में हम देखते हैं कि लीजिंग और हायर परचेज़, इनमें क्या डिफरेंस है। हायर परचेज़, उम्मीद करता हूँ आप सबको पता होगा, हाँ, आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ये चीज़, कि हायर परचेज़ क्या होता है। हायर परचेज़ में ये होता है कि आप कोई असेट खरीदते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो। ये जैसे ज़्यादातर ये मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही होती है हायर परचेज़। इसमें ये होता है कि आप चीज़ें मतलब जो वस्तु है उसको खरीद लेते हो, लेकिन ठीक है, और उसका जो फाइनल पेमेंट है आपने नहीं किया, मतलब इंस्टॉलमेंट में आप चीज़ें खरीदते हो।
ठीक। और जिस दिन आप पूरा पूरा पेमेंट देते हो, पूरा पेमेंट दे देते हो, आखिरी किस्त जब चुका देते हो आपके, आप उस असेट की, तब आपके उस असेट के मालिक बनते हो। ठीक, तो ये फ़र्क है यहाँ पर। तो यही है यहाँ पर डिस्टिंक्शन थोड़ा सा मैंने बताया है, इससे आपको और जो लीज रेंटल उसके बारे में पता चल जाएगा, हायर परचेज के बारे में भी पता चल जाएगा। इसको ध्यान से पढ़ते हैं। हायरर कहते हैं उसको, जो परचेज कर रहा है उसको हायरर बोलते हैं। विल पे इक्वल पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स जो होती है वो इक्वल होती हैं और स्प्रेड ओवर द लेंथ ऑफ द टाइम। जो जब भी आपका जैसे 2 साल का आपने इंस्टॉलमेंट बनवाई है, 1 साल की बनवाई है, बोथ द लेसिंग एंड द हायर परचेज आर द सिमिलर टू सोवर। वही बात है, यहाँ पर जो यूज़ करने वाला बंदा है ना, वो उसको एक को लेसी बोलते हैं, एक को हायरर बोलते हैं। तो बस ये एक सिमिलरिटी है यहाँ पर ये। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंसेस क्या हैं। इन केस ऑफ द लीजिंग, द यूज़र जो होता है, लेसी जो होता है, इज़ नॉट द ओनर ऑफ द असेट, हैंस द है, उसके पास राइट होता है कि वो डिप्रिसिएशन उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उस असेट के ऊपर लगाएगा। ठीक। तो आपका जो लेसी है वो ओनर तो है नहीं, तो इसीलिए ओनर जो है, तो जो लेसी है वो उस असेट के ऊपर अपना डिप्रिसिएशन नहीं लगा सकता है। आता है आपका हायर परचेज के अंदर, जो हायरर होता है उसको ये फ़ायदा होता है कि वो डिप्रिसिएशन लगा सकता है जब भी उसकी असेट जो है, जब भी वो अपनी आखिरी किस्त चुका देगा। तो ये फ़ायदा है। और इन केस ऑफ द लीजिंग, द लीज्ड असेट्स इज़ नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। जो आपने लीज ले रखी है असेट, उसको आप बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि वो आपकी ओनरशिप में नहीं है, मतलब आप उसके मालिक नहीं हो, ओनर नहीं हो उसके, इसीलिए आप उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते हो। तो ये कि यहाँ पर ये भी अंतर है। और जो हायर परचेजर होता है वो अपनी असेट को अपने बैलेंस शीट में दिखा सकता है, क्योंकि वो ओनर होने वाला है, हुई है, डीम्ड टू बी ओनर बोला जाता है उसको। ठीक है। तो यही है सिंपल। यहाँ पर ये समझिए कि जो हायर परचेजर है वो उस असेट का मालिक बनने वाला है, और जो लीज रेंटल है, जो लेसी है, वो उस असेट का मालिक नहीं हो सकता है, फिलहाल तो नहीं हो सकता है। जब तोड़ेंगे वो लोग फिर खरीद सकता है बाद में, वो तो बात की बात है, फिलहाल वो मालिक नहीं है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर हायर परचेज और लीजिंग में। ठीक। उम्मीद करता हूँ ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। तो लीज के बाद में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको लीज के टाइप पता होना चाहिए। इन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आ सकते हैं, यूजी सेनेट में भी तो आते ही रहते हैं। ठीक। तो यहाँ पर बेसिकली 2 टाइप के आपकी लीजेज होती हैं। सबसे याद कर लीजिए, आपकी फाइनेंशियल लीज जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और ये ऑपरेटिंग लीज जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। बस इतना आप याद रखेंगे तो आपका काम हो गया था। ठीक। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बता दूंगा आपको, डिफरेंस बता के मैं आपको इसका जो पूरा क्रक्स है वो बता दूंगा। ठीक। सबसे बड़ी चीज़, जो लाइफ ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है फाइनेंस लीज का, वो आपकी जो असेट है उसके बराबर का हो सकता है। इकोनॉमिक लाइफ जो असेट की है उसके बराबर का हो सकता है फाइनेंस लीज का लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, लीज का कॉन्ट्रैक्ट, वो असेट की लाइफ के बराबर हो सकता है, यह होता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, उससे कम ही होता है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात मैंने कही ना, वही बात है, यहाँ पर इकोनॉमिक लाइफ के शॉर्टर होता है, कम होता है। ठीक। और मेंटेनेंस, अब जब लंबे समय तक आप रखते हो तो मेंटेनेंस आप ही कराओगे। तो मेंटेनेंस प्रोवाइडेड बाय द लेसी और कवर्ड अंडर सेपरेट एग्रीमेंट। वही बात है, जो जो मेंटेनेंस है वो लेसी करवाएगा, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, तो लेसी जो है वो मेंटेनेंस करा सकता है, और या फिर एग्रीमेंट में आपने जो कुछ भी लिखा हो, तो दोनों बातें हो सकती हैं। ठीक। वैसे जो ऑपरेटिंग में है उसमें जो लेसर है वही आपका मेंटेनेंस कराएगा, क्योंकि लंबे समय के लिए रखना नहीं है, 2-3 सालों की बात होती है, तो वहाँ पर मेंटेनेंस कौन कराता है, लेसर कराता है। ठीक। तो ये डिफरेंस है जो। इसके बाद देखते हैं जो रिटर्न द कॉस्ट ऑफ द असेट एंड सम ऑफ द प्रॉफिट अलाउड टू द लेसर। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, लॉन्ग टर्म के लिए आप असेट ले रहे हो, तो जो आपकी कॉस्ट है वो पूरी रिकवर हो जाएगी, जो लेसर है उसकी कॉस्ट पूरी रिकवर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है पूरी कॉस्ट रिकवर होने का चांसेस नहीं होता है, क्योंकि कम समय के लिए आपने लीज पे ली है एसेट। ठीक है। मे बी कैंसल्ड ओनली इफ़ द बोथ पार्टीज एग्रीड। यहाँ पर क्या होता है, कैंसिल नहीं हो सकती है, अगर दोनों पार्टीज राजी होती तभी हो सकता है। और इसमें हम शॉर्ट टर्म के लिए लिए तो हम इसको जल्दी कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक। मे बी कैंसल्ड बिफोर एक्सपायरिंग डेट, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए लिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आपका डिफरेंस के माध्यम से मैंने जो ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंसिंग लीज का जो बताया है आपको क्रक्स समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। कॉन्सेप्ट यही है कि फाइनेंस लीज जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो उसमें बहुत सारे फ़ायदे मिल जाते हैं। ठीक। ओनरशिप का फ़ायदा मिल गया, मेंटेनेंस का फ़ायदा मिल गया, और जो फ़ायदे आपके हायर परचेज में थे वो सारे फ़ायदे यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। और जो ऑपरेटिंग लीज है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, तो उसमें वो फ़ायदे नहीं मिलते हैं। तो ये यहाँ पर डिफरेंस है, और उम्मीद करता हूँ ये दोनों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। इसके बाद में 2-3 और हैं, 2-3 टाइप्स और हैं इसके लीज़ के, उनको भी समझना ज़रूरी है, इन पे भी क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं। ठीक। सबसे पहले आपका डायरेक्ट लीजिंग। देखिए डायरेक्ट लीजिंग 2 टाइप की होती है, एक होती है बाई पार्टेड और ट्राई पार्टेड।
पार्टेड का मतलब होता है कि पार्टीज कितनी इन्वॉल्व है यहाँ पर। तो बाई पार्टेड में होता है सप्लायर और लेसर, लेसी जो होता है। सप्लायर का मतलब है जो सप्लायर का मतलब है यहाँ पर देखिए दो ही लोग हैं, एक जिसकी एसेट है, जो असेट का मालिक है, और वो असेट खुद बनाता है, मैन्युफैक्चरर भी है, सप्लाई करता है उसको। वही जब सप्लायर जो होता है, जो मैन्युफैक्चरर है मान लीजिए, वो जब असेट को लीज पे दे दे किसी और को, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाती है आपकी डायरेक्ट लीजिंग। ठीक। और जब वहाँ पर एक बंदा और जुड़ जाता है, सप्लायर जो होता है वो लेसर जोड़ लेता है, मतलब दो हो जाते हैं यहाँ पर, सप्लायर जिसकी एसेट है और जो जिसने उसको दी है। जैसे सप्लायर क्या करेगा, लेसर को दे देगा, और लेसर क्या करेगा, लेसी को रेंट पे दे देगा। तो यहाँ पर एक बंदा बीच में जुड़ गया, लेसर। ठीक। इसकी वजह मैंने आपको बताया जो मैन्युफैक्चरर है वो तो आपका बाईपार्टेट में होता है। ठीक। जो फाइनेंस कंपनीज़ हैं वो आपके ये बन जाती हैं, फाइनेंस कंपनीज, बैंक्स, इंडिपेंडेंट लीजिंग कंपनी जो होती है वो आपके लेसर बन जाती हैं, और सप्लायर से माल लेके लेसी को भेजती हैं। तो ये होता है आपका डायरेक्ट लीजिंग का ट्राईपार्टेट में। तो ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा सिंपल, इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है सेल एंड लीज बैक का। हेयर अ फर्म दैट ओन्स, देखिए यहाँ पर ये बात क्या है, यहाँ पर क्या होता है, जो लेसर है, ठीक है, जो नहीं जो लेसी है उसको पैसे की तंगी होती है। ठीक। और जब पैसे की तंगी है उसको, तो वो अपनी एसेट बेच देता है, मतलब उसकी खुद एसेट थी वो, लेकिन वो अपनी एसेट बेच देता है किसी को। किसको बेचेगा, जो लीज फाइनेंसिंग करने वाली कंपनी है उसको बेचेगा, और वापस ले लेगा उस एसेट को लीज़ के रूप में, और उसका लीज़ रेंटल है वो पे करता रहेगा आगे। इससे क्या हुआ, आपकी जो एसेट है वो आपने बेच भी दी, आपको पैसा मिल गया पूरा। उसके बाद में आपने उस एसेट की ओनरशिप नहीं ली, सिर्फ अपने उस एसेट को लीज़ पे ले लिया उसी कंपनी से जिसको आपने बेचा था। ठीक। उससे क्या होगा, आप उस एसेट का रेंट देते रहोगे, और वो एसेट आपके पास रहेगी, और आपके पास पैसा जो पहले बेचने के ऊपर आया था वो भी बढ़िया होगा। ठीक। वो भी आपको मार्केट वैल्यू पे ही मिल जाएगा। तो आपको दोनों फ़ायदे होते हैं। जब यहाँ पर लिक्विडिटी क्रंच चल रहा होता है कंपनी में, लेसी के पास में, तो वो ऐसा काम करता है। ठीक। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया ये सेल एंड लीज बैक को। ठीक। पहले सेल करो, फिर लीज बैक वापस ले लो, उसी असेट को लीज पे ले लो, यही है यहाँ पर। इसके बाद एक और कंसेप्ट है लीवरेज लीज के। लीवरेज का मतलब होता है कि आप किसी से लोन लेते हो, यहाँ पर लेसर का काम है। जैसे सेल एंड लीज बैक लेसी के बारे में था, तो यहाँ पर लेवरेज लीज जो है वो लेसर के बारे में है। यानी कि आप लोन लेके कोई एसेट लेते हो, खरीदते हो, लोन लेके कोई एसेट खरीदते हो, और फिर उस एसेट को लीज पे दे देते हो किसी और को, और उससे जो रेंट मिलता है उससे आप अपना लोन चुकाते हो। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ठीक। तो यहाँ पर तीन पार्टी जो होती हैं, लेसी, लेसर और लेंडर। लेंडर से आप देखिए लेसर जो होता है वो लेंडर से लोन लेगा, और फिर उस एसेट को लेसी को लीज पे दे देगा, और लेसी से जो रेंट मिलेगा उससे लेंडर का जो लोन लिया था हमने उसको चुका देगा। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा घूम फिर के चलता रहता है। तो लेवरेज लीजिंग भी एक तरह का टाइप है लीज का। उम्मीद करता हूँ ये जो सारे टाइप्स हैं मैंने आपको समझा दिए हैं, और नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार देखिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है। इसके बाद में अगला वाला टॉपिक जो है हमारा, उसको देखते हैं बेनिफिट्स और प्रॉब्लम्स क्या आती हैं लीजिंग के अंदर। जो पूरी लीजिंग की फाइनेंसिंग है, लीज फाइनेंसिंग है, उसके अंदर क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन नुकसान हो रहे हैं। ठीक। तो फ़ायदे पहले देख लेते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे बड़ी बात तो मैंने आपको बताई कि यहाँ पर अवॉइडेंस है रिस्क ऑफ ओनरशिप। जो जब आप कोई ऐसे खरीदते हो तो उस पर रिस्क रहता है। ठीक। उस ओनरशिप से बचने के लिए आप लीज़ पे ले लेते हो चीज़ को, तो आप मतलब उस चीज़ को यूज़ भी कर रहे हो और उसके मालिक भी नहीं हो, तो उसमें कुछ ख़राबी है, कोई दिक्कत है, मेंटेनेंस वगैरह है, तो आपको नहीं देना है। तो इससे बचने के लिए लोग लीज़ पे लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि परचेज़ करने के। तो ये किसका फ़ायदा है। ठीक है। और आसान है, कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट का मतलब होता है आसान है, उसको लीज़ पे लेना आसान है, ना कि परचेज़ करना कठिन हो जाता है। ठीक। उसमें आप उधारी हो जाती है, बहुत दिक्कतें होती हैं। और लीज़ रेंटल में क्या है, आपको सिर्फ किराया देना है उस चीज़ का, तो वो आसान है। ठीक। उसके बाद क्या, सस्टेनिंग बोरिंग पोजिशंस। जो आपकी बोरिंग पोजीशन है वो मजबूत होती है, इससे बोरो करने की जो ताकत है वो बढ़ती है, क्योंकि आप उस एसेट को लेके आप उस एसेट को यूज़ करके अपना जो बिज़नेस है वो बढ़ा सकते हो। ठीक। मैंने आज मान लीजिए आपने ज़मीन ली है, तो उस ज़मीन पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। उसके बाद जो ज़मीन है या फिर जो प्रॉपर्टी है उसका रेंट तो आप निकाल ही लोगे ना उससे। तो इसके लिए थोड़ा मजबूत हो जाता है, आपका बोरिंग पोजीशन जो है मजबूत होती है। इसके अलावा टैक्स एडवांटेज मिलता है, जो मैंने आपको बताया कि आप ओनरशिप में नहीं हो,
तो आप उसका टैक्स एडवांटेज ले सकते हो। जो लीज रेंटल आप पे कर रहे हो तो उसका पूरा डिडक्शन आपको मिल जाता है। तो ये फ़ायदा है यहाँ पर। ठीक। इसके अलावा नुकसान देख लेते हैं। जो पूरी लीजिंग इंडस्ट्री है उसके नुकसान भी बहुत सारे हो रहे हैं इस समय। सबसे पहला है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलता है। जो लीज़ रेंटल जो लेसर और लेसी सारे जो लोग होते हैं उनको असिस्टेंस नहीं मिल रहा है। बैंक्स जो हैं ज़्यादा लोन देने के लिए मतलब तत्पर नहीं रहती दिखती हैं। कई जगह देखा गया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो लोन नहीं देते हैं आसानी से लीजिंग कंपनीज़ को। तो ये इसका जो है नुकसान भी हो रहा है इस समय। रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस, तो इसी वजह से लोन फाइनेंस नहीं मिल रहा है, फंड नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑब्सोलेंस हो रहा है। मतलब उनको पीछे छूटने का डर डर सता रहा है। तो ये भी है। और कट थ्रोट कंपटीशन, देखिए कंपटीशन तो हर जगह है, हर इंडस्ट्री में है, तो यहाँ भी है। लैक ऑफ क्वालिफाइड पर्सनल, ठीक है, लोगों के अंदर जो पर्सनल है, लोग काम करने वाले जो लोग हैं उनके वो क्वालिफाइड नहीं है उतने। तो ये तो सर देखिए प्रॉब्लम जो है हर हर फील्ड की है। कुछ लोग क्वालिफाइड होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, और जो क्वालिफाइड हो जाते हैं तो वो दूसरे को सिखाते नहीं हैं। तो मतलब ये समस्या तो खैर हर इंडस्ट्री की हैं, तो इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फ़ायदे ज़्यादा हैं इसके, ठीक है, लीजिंग के फ़ायदे ज़्यादा हैं मुझे मेरे हिसाब से तो। ठीक, इसके बाद में हम लास्ट में देखने वाले हैं कि जो इंडिया में लीजिंग की शुरुआत कब से हुई, हिस्ट्री क्या है इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि इंडिया में सबसे पहली कंपनी जो तो लीजिंग की थी वो इसका नाम ही था फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया। इसका यही नाम था, इंडिया लिमिटेड। तो इसका यही नाम था, 1973 में बनी थी। तो ये सबसे पहली कंपनी है, आपको ये याद रखना है। थोड़ा सा ये फैक्ट है, थोड़ा इसको आप याद रखेंगे तो आपके लिए काम आएगा कहीं ना कहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम जगह पे आपको मिलेगा। दहोत्रे कमेटी जो है उसने रिकमेंड किया था, ये आरबीआई कमेटी थी, बेस्ड ऑन द आरबीआई। इसके रिकमेंडेशन के ऊपर आरबीआई ने फ्रेम करी है गाइडलाइंस ऑन द कमर्शियल बैंक्स फंडिंग टू लीजिंग कंपनीज़। देखिए लीजिंग कंपनी को फंड करने के लिए कहा गया था। कहाँ, किसके द्वारा, आरबीआई ने गाइडलाइन जारी करी थी, तब भी नहीं हो रहा है। तब भी दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है कमर्शियल बैंक्स हैव इन्वॉल्व इन द लिमिटेड एक्सटेंट बिकॉज कमर्शियल बैंकिंग मशीनरी हैज़ नॉट बीन एबल टू गियर अप टू मेक एनी रिमार्केबल डिफरेंस टू द लीजिंग सिनेरियो, है ना। मतलब पता नहीं कि उनको नहीं उतना ज़्यादा वो साथ दे रहे हैं लीजिंग इंडस्ट्रीज़ का, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो ज़्यादा साथ नहीं दे रहे हैं। ठीक, और उसके बाद में एक और चीज़ है, मच लेटर आफ्टर 1994 में क्या हुआ, जो वही बात है, जो अलाउड टू देम लीजिंग फैसिलिटीज़ इन इंडिया। जो कमर्शियल बैंक हैं उन्होंने लीजिंग की फैसिलिटीज़, लीजिंग कंपनीज़ को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चालू किया 1994 के बाद। तो ये भी है एक। सो ये है हमारा लीजिंग इन इंडिया। और तो इंडिया में आपका जो लीजिंग का थोड़ा सा इतिहास मैंने आपको यहाँ पर बताया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कुछ काम आएगा। ठीक है, सो यही था वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।